रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी शहर में नंदिता नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसके परिवार में उसके पिता हरीश, माँ उमा और उसका छोटा भाई शुभम था। नंदिता कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उसकी हरकतें देखो तो बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे के आगे भी फेल थी, क्योंकि उसे बचपन से ही लड्डू खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसके मोहल्ले में उसकी पड़ोसन शुभ्रा के घर में किसी खुशी में मिठाइयाँ आती है, जिसे शुभ्रा पूरे मोहल्ले के घरों में बांटती है और वो नंदिता की चौखट पर आकर बोलती है, अरे ओ उमा बहन, जल्दी बाहर आओ, लड्डू लेकर आई हूँ, देर मत करो, बाकियों को भी देना है। जैसे ही शुभ्रा की बात नंदिता के कानों में जाती है, तो वो दौड़ती हुई घर की चौखट पर आकर बोलती है, आओ शुभ्रा आंटी जी, माँ अंदर है, काम कर रही है। अरे वाह, ये तो मोतीचूर के लड्डू है, आप मुझे दे दीजिए, मैं ही दे दूंगी माँ को। नंदिता के कहने पर शुभ्रा उसे 4 लड्डू देते हुए बोलती है, याद से दे दियो नंदिता, ठीक है, मैं चलती हूँ। शुभ्रा उसे लड्डू देकर चली जाती है, जिसके बाद नंदिता उन लड्डुओं को लालच भरी नजरों से देखकर चोरी से छुपकर अपने कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, अरे वाह नंदिता, कितना तेज दिमाग है तेरा, किसी को भी बिना बताए तो लड्डू सीधा अपने कमरे में ले आई। अब इससे पहले कि सौरभ आ जाए और तुझसे लड्डू मांगने लगे, जल्दी से सारे लड्डू खा जा। हाय लड्डू कितने प्यारे हैं। इतना बोलकर नंदिता मोतीचूर के लड्डू खाने लगती है और वो 3 लड्डू खा चुकी होती है कि तभी उसका भाई उसके कमरे में आता है और नंदिता उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, ओहो, तो तू आ ही गया मेरी जासूसी करता करता, देख ही लिया तूने। हाँ दीदी, देख तो लिया, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास ये लड्डू आए कहाँ से? सौरभ के सवाल सुनकर नंदिता सोचने लगती है और बात को पलटते हुए बोलती है, तू बस आम खाना, कुट लिया क्यों गिन रहा है, और ये ले आधा लड्डू और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। नंदिता सौरभ को आधा लड्डू देकर उसके कमरे से जाने को बोल देती है और सौरभ के जाने के बाद वो आधा लड्डू भी खा जाती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, अरे ये मैंने क्या किया, अपने साथ साथ माँ और पिताजी के हिस्से के भी सारे लड्डू खा गई मैं तो। खैर, अब सोचने से या कहने से होगा क्या। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर कॉलेज चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली मीना कुटी उसे आता देखकर बोलती है, अयो रामा, नंदिता आ गई तुम, देखो मैं केरल से तुम्हारे वास्ते क्या लाई है। क्या लाई है तो मेरे लिए केरल वाली दोस्त, जल्दी से दिखा मुझे। नंदिता के कहने पर उसकी सहेली मीना कुटी उसे टिफिन खोलकर अपनी माँ के हाथ के बने नारियल के लड्डू दिखाती है, जिसे देखकर नंदिता बोलती है, अरे ये क्या है मेरी मीना? नंदिता, ये ना नारियल के बने हुए लड्डू है, जो मैं खास तुम्हारे वास्ते केरल से लाई हूँ, खाओ ना। लड्डू की बचपन से ही नंदिता बहुत शौकीन थी। वो टिफिन से एक लड्डू निकालकर खाने लगती है, जिसके बाद वो मीना को बोलती है, अरे वाह मीना, क्या लड्डू है, इसे खाते ही मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। इतना अच्छा स्वाद आज से पहले मैंने कभी चखा ही नहीं, और तुझे तो पता है ना कि मैं लड्डू की कितनी ज्यादा शौकीन हूँ। थैंक यू यार। मैं जानती थी नंदिता कि तुझे ये नारियल के बने लड्डू बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे, और मेरी अम्मा ये लड्डू बनाती ही अच्छा है। और रही बात इसके अच्छे टेस्ट की, तो अम्मा इसके इस अच्छे टेस्ट के लिए इसमें काजू, बादाम, मिल्क बहुत कुछ डालकर इसे बनाती है, इसलिए ये इतना टेस्टी है। हाँ मीना, सच में यार, वाकई बड़ा टेस्टी लड्डू है, जल्दी से एक और दे दे मुझे। नंदिता की बात सुनकर मीना हंसते हुए उसे बोलती है, अयो नंदू, मैं ये सारे नारियल के लड्डू सिर्फ तुम्हारे वास्ते ही लाई हूँ, तुम ये टिफिन घर ले जाओ, जब ये लड्डू खत्म हो जाए तो मुझे मेरा टिफिन वापस दे देना। क्या सच में मीना, ये सारे लड्डू मेरे लिए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। थैंक यू। इस तरह मीना के दिए हुए लड्डू को नंदिता कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद अपने बैग में रखकर घर ले जाती है, जहां अपने कमरे में जाकर नंदिता उन लड्डुओं को अपने कबर्ड के कपड़ों के नीचे छुपा देती है और बोलती है, इस बार ना तो सौरभ मेरी जासूसी कर पाएगा और ना ही नारियल के लड्डू को ढूंढ पाएगा, और मैं रोज रोज खाऊंगी। इस तरह नंदिता उन नारियल के लड्डुओं को कबर्ड में छिपाकर रख देती है
और तभी उसकी माँ उमा उसे आवाज लगाती है। ओ नंदिता, बाहर आ, क्या कर रही है कमरे में? आजा जल्दी, खाना खा ले। तभी नंदिता जल्दबाजी में कमरे से निकलते हुए बाहर आते हुए बोलती है। आ गई माँ, बोलो क्या हुआ? क्या हो गया का क्या मतलब है? तुझे भूख नहीं लगी क्या? जल्दी से खाना खा ले। अपनी माँ की जबरदस्ती के कारण लड्डू खाने वाली नंदिता ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खाना खाती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए भी उसका सारा ध्यान और टेस्ट केवल उन नारियल के बने लड्डू पर होता है और इस कारण वो आधा अधूरा खाना खाकर उठ जाती है, जिसके बाद उसकी माँ बोलती है। क्यों रे नंदिता, तुझे सिर्फ आधी रोटी की भूख थी? सॉरी माँ, मुझे भूख कम थी इसलिए। इतना बोलकर नंदिता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और कबर्ड से नारियल के लड्डुओं को निकालकर टिफिन में से एक नारियल का लड्डू खाने लगती है और बोलती है। अरे यार, ये लड्डू तो इतने ज्यादा टेस्टी है कि एक खाकर तो मेरा कुछ बनता ही नहीं है। दिल करता है सारे खा जाऊं, लेकिन फिर ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे। खैर, बात की बाद में सोचेंगे, अभी तो मैं जी भर के खाऊंगी। इतना बोलकर नंदिता और नारियल के लड्डू खाते हुए बोलती है। यार, ये नारियल के लड्डू जितने टेस्टी है ना, उतना ही पसंद मुझे इसका सफेद रंग भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे संगमरमर हो। इतना बोलकर नंदिता लड्डू खाकर उन्हें कबर्ड में रख देती है और सो जाती है। कुछ देर बाद सुबह होती है और नंदिता उठकर सबसे पहले अपने लड्डू चेक करती है और जिसके बाद वो फ्रेश होकर आती है और नाश्ता किए बिना ही बस लड्डू खाकर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। इस तरह वक्त बीतता है। नंदिता डेली थोड़ा सा नाश्ता करके ही अपना लड्डू से ही पेट भरा करती और कॉलेज जाया करती, जहाँ मीना उसे बोलती है। अयो नंदिता, तुम आज मेरा टिफिन लाई हो कि नहीं? अरे, कल या परसों जब टिफिन खाली हो जाएगा ना तो ले आऊंगी। नंदिता की बात को सुनकर मीना उसे बोलती है। क्यों, लड्डू खत्म हो गए क्या जी? हाँ हाँ, कल तक खत्म हो जाएंगे। तुम इतने सारे लड्डू इतनी जल्दी खा गई? अरे यार, वो इतने टेस्टी है कि एक खा के मेरा कुछ होता ही नहीं है। जब भी खाने के लिए एक उठाती हूँ, 2-4 और खा जाती हूँ, इसलिए कल तक खत्म हो जाएंगे। अरे तुम उसे जल्दी खाओ या धीरे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बात बस इतनी है कि वो लड्डू तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। वो मैं और मेरी अम्मा केरल से बना के लाए थे, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ बहुत ही ज्यादा होते हैं और वहाँ नारियल भी सस्ते होते हैं, समझी? हाँ, लेकिन उसे हम अपने घर में भी तो बना सकते हैं। बना तो सकते हैं, लेकिन हर कोई उसे अच्छे टेस्ट के साथ नहीं बना सकता। अरे कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास खाने के लिए है। मैं तो आगे की सोच रही थी। इतना बोलकर वो दोनों कॉलेज की क्लास में पढ़ाई करने जाते हैं और कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद नंदिता अपने घर जाती है, जहां वो अपने कमरे में जाकर नारियल के लड्डू चेक करती है और फिर अपने टिफिन को देखकर चौंक जाती है और बोलती है। माँ, जल्दी आओ यहाँ। कहाँ हो आप? क्यों चिल्ला रही है इतना? क्या हुआ, बोल अब। माँ, मेरे कबर्ड में इस टिफिन के अंदर नारियल के लड्डू रखे हुए थे, वो यहाँ पर नहीं है। और सौरभ कहाँ पर है? यही कहीं होगा। नंदिता को सौरभ पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में आग बबूला होकर सौरभ का इंतजार करती है। थोड़ी ही देर में शाम होती है और सौरभ घर आता है। उसके आते ही नंदिता उसे गुस्से में जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जब मैं नहीं थी तो छुपके से मेरे कमरे में गया और तू लड्डू खा गया, चोर कहीं का। दीदी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अगर मैंने आज आपके नारियल के लड्डू खा लिए तो मैं चोर हो गया, और उस दिन जब आंटी के दिए लड्डू आपने हमसे छुपकर खाए थे, वो क्या? माँ, इसे समझा लो। वो मेरी सहेली मीना कुटी ने केरल से लाकर दिए थे लड्डू मुझे, और ये खा गया। अब मैं क्या खाऊंगी? अरे पगली, रो मत, मैं तेरे लिए वो लड्डू वैसे ही बना दूंगी। उमा अपनी बेटी को समझाकर नारियल के लड्डू का सामान मंगवाकर उसके लिए लड्डू बनाती है और देखते ही देखते वो बहुत सारे लड्डू बना देती है और नंदिता उसे टेस्ट करके बोलती है। वाओ माँ, आपने तो बिल्कुल मीना की माँ की तरह टेस्टी लड्डू बनाए हैं। थैंक यू। ले, बना दिए मैंने तेरे लड्डू, और अब तू इन्हें 6 महीने भी खाएगी ना तो भी कम नहीं पड़ेंगे। पर आज के बाद सौरभ पे हाथ मत उठाइयो। ओके ओके, समझ गई। और इस तरह लड्डू की शौकीन नंदिता को अपनी माँ के हाथ से बनाए ढेर सारे लड्डू मिल जाते हैं और जिसके बाद वो अपने भाई सौरभ से माफी मांगती है
और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिसने शुरू से ही अपने पैरों से बहुत प्यार किया था, वो जब देखो अपने लिए नए नए फुटवेयर लिया करती, कभी फ्लैट, कभी हील्स या फिर कभी कोई फैंसी जूती, तो कभी कभी तो शूज। छाया के पापा का ट्रांसफर नया नया इंदौर में होता है। छाया को इंदौर आए पूरे 2 दिन हो गए थे। उसने मन में ठान लिया था कि अगर घर की सेटिंग सही से हो जाए तो सबसे पहले अपने लिए फुटवेयर लेने जाएगी। एक दिन वो खुद से बोलती है, यार हमको यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने खुद के लिए शॉपिंग ही नहीं करी है। आखिर मेरे खूबसूरत से पैरों को भी तो कोई तोहफा दिया जाए इस नए शहर से। इतना सोचकर छाया अपनी सबसे सुंदर सैंडल पहनकर मार्केट घूमने निकल जाती है और जाते हुए उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ एक आदित्य नाम का लड़का खड़ा होता है और वो उसके पास जाकर बोलती है, सुनिए, आपकी दुकान में जो भी ट्रेंडी फैशनेबल सैंडल्स है ना, सारे के सारे निकाल दीजिए क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लड़का छाया को वहाँ रखी सैंडल पहनाकर ट्राई करवाने लगता है और मन में बोलता है, यार चेहरे तो एक से बढ़कर एक देखे, पर आज पहली बार किसी के इतने सुंदर पैर देखे हैं। कितने प्यारे पैर हैं, बिल्कुल किसी नन्हे बच्चे की तरह नाजुक और मुलायम। आदित्य को ऐसा खोया देखकर छाया उससे सवाल करती है, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? अरे आपको सैंडल जूती ये सब दिखाने को कहा है ना, मेरा मुंह ताकने को नहीं कहा। अगर नहीं है आपके पास तो बता दो, मैं किसी दूसरी दुकान पे चली जाती हूँ। मोहतरमा, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं। इन्हें जमीन पर मत रखना, मैले हो जाएंगे। आदित्य की बात सुनकर छाया को शर्म आती है। जिसके बाद आदित्य बोलता है, वैसे मैडम, मैं यहाँ काम नहीं करता, जूते खरीदने आया था, पर अगर आप जैसी सुंदर पैर वाली अप्सरा के दर्शन हो तो मैं सारी जिंदगी जूते बेचने और खाने को तैयार हूँ। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको गलत समझ लिया। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ काम करते हैं। इट्स ओके, कम से कम इस बहाने आपसे बात हुई। अगर आप बुरा न माने तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? और उसके बाद छाया अपना नंबर आदित्य को देकर मुस्कुराती हुई वहाँ से शर्माकर चली जाती है और घर आकर उसके बारे में सोचते हुए खुद से बोलती है, हाय राम, कितनी पागल हूँ मैं, बिना सोचे समझे ही उसे सैंडल दिखाने को बोल दिया। हाय, चलो इसी बहाने किसी नए इंसान से मुलाकात तो हुई। वहीं दूसरी तरफ आदित्य भी छाया के बारे में बहुत सोचता है और बोलता है, यार कितनी प्यारी लड़की थी और उसके वो खूबसूरत पैर। मैं उन कदमों में अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ। आज उसने मुझे शॉपकीपर समझा, चलो इस बहाने मुलाकात तो हुई। जिसके बाद आदित्य और छाया आए दिन बातें करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कुछ समय बाद अपने प्यार की खबर अपने घर वालों को दे देते हैं। जिसके बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। छाया ने शादी तो कर ली, लेकिन एक बात किसी को नहीं बताई थी, वो ये कि उसके फूल जैसे पैर सर्दियों में कांटों का रूप ले लेते थे। यानी आदित्य ने जिन पैरों को फूल समझकर उसे पसंद किया था, जल्द ही वो उसके सामने कांटों के रूप में आने वाले थे। उनकी शादी को कुछ महीने हो जाते हैं और सर्दी का मौसम आता है। एक सुबह जब छाया अपने बेड से उठकर जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखती है तो वो बोलती है, ओह शिट, नॉट अगेन, ये पैर फिर से फटने लगे हैं। छाया कुछ कर, इससे पहले तेरे प्यारे पतिदेव देख ले, इनको छुपा ले। इतना कहकर वो अपने पैरों को देखती है तो पाती है कि उसके पैर अब पहले से भी ज्यादा फटे हुए हैं और वो परेशान होकर जल्दी से आदित्य की जुराब पहनकर बोलती है, चाहे जो हो जाए, आदित्य को मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने मेरे पैर देखकर ही तो मुझे पहली बार पसंद कर लिया था। अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। इतने में ही आदित्य आता है और छाया को जुराब पहना देखकर बोलता है, जान, ये तुमने जुराबें क्यों पहनी हुई हैं? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है। वो क्या है ना बेबी कि आपको मेरे पैर कितने पसंद हैं, तो मुझे इनकी केयर भी तो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए ये गंदे ना हो और मौसम भी थोड़ा सर्द है तो मैंने जुराब पहन ली। इतना कहकर छाया वहाँ से चली जाती है और आदित्य अपने काम पर निकल जाता है। शाम को जब आदित्य घर आता है तो छाया उसे देखकर सोचती है, ओह नो, अब मैं क्या करूं? अगर ये मेरे साथ सोएंगे तो
तो इन्हें तो मेरी फटी एड़ियों के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं? जिसके बाद में छाया आदित्य से फिजूल का झगड़ा करके अपना बिस्तर उठाकर ड्राइंग रूम में जाकर सो जाती है और सुबह उसे ड्राइंग रूम में सोता देखकर उसका ससुर प्रताप बोलता है, अरे बेटी, आदित्य से झगड़ा हुआ क्या? यहाँ क्यों सोई हो? मुझे बताओ, क्या बात है? अरे नहीं नहीं पापा जी, वो तो बस मैं ऐसे कुछ काम कर रही थी तो यही मेरी आँख लग गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मेरे और आदित्य के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। अगर उससे झगड़ा हुआ है तो अगली बार तुम उसे कमरे से निकालना और आराम से खुद सोना, ठीक है? हाँ जी पापा जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। छाया अपने पैरों को छुपा कर रखती और आदित्य से रोज रात को लड़ाई करती और सारा दिन बड़े ही प्यार से बात करती। एक दिन आदित्य छाया के बारे में मन में सोचता है, ये छाया को क्या हो गया है? अचानक रोज रात को उखड़ी सी क्यों रहती है? जिसके बाद आदित्य छाया को आवाज देता है और छाया के आने पर वो उससे बोलता है, एक काम करता हूँ, इसे सैंडल दिलवा के लाता हूँ, खुश हो जाएगी। छाया, तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे लिए न्यू सैंडल्स लेने जा रहे हैं। तुमको सैंडल्स बहुत पसंद है ना? आज हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। वाओ, आप बस यही रुको, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आई। छाया ये सुनकर बहुत खुश होती है और तैयार होने जाने लगती है। जिसके बाद वो कुछ सोचते हुए बोलती है, हाय हाय, ये मैं क्या करने जा रही थी? अगर इनके साथ सैंडल लेने गई तो इन्हें तो मेरे फटे पैरों के बारे में पता चल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इतना सब सोचकर छाया आदित्य से बोलती है, सुनिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कोई सैंडल वैंडल नहीं लेने। पर क्यों, क्या हो गया है ऐसा जो अब तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहती? देखिए, मुझे कोई गवाही नहीं देनी है, लेकिन मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना तो बस नहीं जाना। अगर आपको जाने का शौक है तो अकेले चले जाओ। पर मुझे तुम्हारे साथ जाना है, अकेले थोड़ी। देखिए, पर वर कुछ नहीं, मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। इतना कहकर छाया किचन में चली जाती है और आदित्य उदास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मन में ये धारणा बना लेता है कि अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जिसके बाद वो बाहर जाकर कुछ देर बाद वापस आता है और छाया को कुछ पेपर देते हुए बोलता है, ये लो छाया, अब तुम खुश रहोगी और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ये क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डाइवोर्स पेपर्स हैं ये। मैं जानता हूँ शायद अब तुम मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुमसे कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं रखूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या? ये क्या बेहुदा मजाक है? अरे ऐसे कौन करता है? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ना अब तुम मेरे पास आती हो, ना शॉपिंग जाती हो और रोज रात को मुझसे झगड़ा करती हो। इन सब का तो यही मतलब हुआ ना? और उसके बाद छाया हार मान लेती है और अपनी जुराब उतारकर अपने पैर आदित्य को दिखाते हुए बोलती है, अरे वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ये देखो, सर्दियों में मेरी एड़ियाँ फट जाती हैं और मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये सब पता चले, क्योंकि आपको मेरे मुलायम पैर बहुत पसंद थे। बस इसलिए मैंने ये बात आपसे छुपा कर रखी थी। ओ पागल लड़की, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रही बात ये पैरों की, तो ये ठीक हो जाएंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए आदित्य, मैंने आपको बहुत परेशान किया, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझसे बात करना बंद न कर दे या फिर गुस्से में आकर मुझे घर से ही ना निकाल दे। मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, पैरों से थोड़ी। इतना कहकर आदित्य छाया को गले लगा लेता है और छाया की फटी एड़ी को डॉक्टर की प्रिस्क्राइब ट्यूब से ठीक करवा देता है। जिसके बाद छाया की एड़ी फिर कभी नहीं फटती और उसके पैर फिर से एक बार पहले की तरह सुंदर हो जाते हैं। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत को कोसते हुए बोलती है, हाय रे, मैं तो मर गई। इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही लेकर रहेगी। भगवान, कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हो? पर माँ, मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया। अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन, कमर तुड़वा कर रख दी तेरे इस सच्चे मन ने। माँ, बातें कम करो, काम करो, वरना वो आ जाएगी। अक्षय एक बेहद शांत स्वभाव का लड़का था और वो बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था। वो इसीलिए क्योंकि आज के समय में जहाँ लड़कियाँ एक अच्छा पति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखती थी, वहीं अक्षय लड़का होकर ये व्रत रखने वाला था, जिसके लिए वो पूजा का सामान लेकर घर आता है। लेकिन तभी उसकी माँ राधा
उसे टोकते हुए बोलती है। कहाँ से आ रहा है और ये हाथों में क्या लिया हुआ है? माँ, ये कल सोमवार है तो उसी के व्रत की सामग्री है, फल फूल आदि। अरे पागल है क्या? इस उम्र में मेरे से ये व्रत नहीं रखे जाएंगे तो क्यों लाया है ये सामान? भगवान मुझे ऐसे ही माफ कर देंगे। माँ, ये सामान मैं अपने लिए लाया हूँ क्योंकि मैं कल से अपने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करूँगा। क्या पागल है? ये व्रत तो लड़कियां रखती हैं जिनको अच्छा पति चाहिए होता है। तू क्यों रखेगा ये व्रत? माँ, क्या अच्छा पति पाना लड़कियों का हक है क्या? हाय राम कमीने, तुझे भी अच्छा पति चाहिए? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सोचा था बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, लेकिन ये तो अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करने जा रहा है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरे ऐसे शौक हैं? कम से कम मैं तेरे लिए एक ऐसी लड़की तो ढूंढती जिसको तेरे इन सब शौक से कोई दिक्कत ना हो। माँ, शांत हो जाओ और मेरी पूरी बात सुनो। मैं क्या कह रहा था, लड़कियों को हक है अच्छे पति पाने का, तो हमें नहीं है क्या अच्छी बीवी पाने का हक? इसीलिए मैं रख रहा हूँ ये व्रत। आप भी ना कहाँ पूछ गयी? ओ तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। ऐसा लगा कि दोस्ताना की माँ की तरह मेरा लड़का भी बिगड़ गया। आपका लाडला नहीं बिगड़ा है। अब चलो मुझे व्रत की सारी विधियाँ बताओ ताकि मैं कल अपने 16 सोमवार शुरू कर पाऊँ। राधा अपने बेटे को 16 सोमवार के व्रत की सारी विधि समझा देती है। अगले दिन अक्षय जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा की थाली लेकर मंदिर जाता है और वहाँ शिव की आराधना करके अपने व्रत की शुरुआत करता है। और एक लड़के को व्रत की विधियां करते देखकर मंदिर का पुजारी बोलता है, अरे बेटा, एक लड़का होकर तुम व्रत की विधियां कर रहे हो? जी पुजारी जी, क्योंकि मुझे भी एक अच्छी पत्नी चाहिए और जब लड़कियों को अच्छे पति पाने के लिए व्रत रखना पड़ता है तो मैं भी अच्छी पत्नी पाने के लिए व्रत रखूंगा। बड़े ही नेक ख्याल हैं बेटा तुम्हारे। भोलेनाथ तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रखना व्रत के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करना, क्योंकि शादी जैसे उम्र भर के बंधन को आंख बंद करके नहीं जोड़ा जाता। जी पुजारी जी, मुझे पता है, लेकिन मेरे 16 सोमवार के व्रत पर मुझे पूरा भरोसा है। भगवान मेरे लिए एक अच्छी पत्नी ही भेजेंगे। अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत आरंभ करता है। इस दौरान जब जब वो कॉलेज जाता, वहाँ पर लड़के उसको इस वजह से परेशान करने लगते हैं कि ये तो लड़कियों की तरह व्रत रखता है। तब अक्षय गुस्से में आकर सबसे बोलता है, बोल लो तुम सब, लेकिन देखना जब मुझे अच्छी पत्नी मिलेगी ना तो तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। आज के समय में अच्छी लड़की आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकती है। अक्षय को अपने व्रत पर बहुत विश्वास था कि उसके 16 सोमवार वाली पत्नी उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएगी। ऐसे ही समय गुजरता है और अक्षय अपने 16 सोमवार के व्रत पूरे कर लेता है और अंतिम सोमवार को शिव के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेकर घर आता है, जहां उसकी माँ राधा एक खुशखबरी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। और अक्षय के घर आते ही वो उससे बोलती है, बेटा आज तेरे लखनऊ वाले मौसा जी ने एक लड़की का रिश्ता बताया है तेरे लिए। सीमा नाम की लड़की है, अनाथ है बेचारी। क्या आज ही मेरे व्रत पूरे हुए और भगवान ने रिश्ता भी भेज दिया? माँ देर मत करो और शादी की तैयारी शुरू करो। बेटा पहले हम जाकर लड़की की जांच पड़ताल कर लेंगे। अनाथ है तो क्या हुआ, आस पड़ोस वाले तो जानते ही होंगे ना कि लड़की कैसी है। अरे माँ, इस लड़की का रिश्ता स्वयं भोलेनाथ ने भेजा है, लड़की गलत हो ही नहीं सकती। आप रिश्ता पक्का करके शादी करवाओ। राधा अपने बेटे की बात मानकर बिना जांच पड़ताल किए अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा देती है, जिसके बाद वो बड़े ही अरमानों के साथ अपनी 16 सोमवार के बाद मिली बहू का गृह प्रवेश करवाती है और फिर दोनों पति पत्नी कमरे में आराम करने चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अक्षय अपनी पत्नी के करीब जाने को होता है, वो उसको धक्का देकर बोलती है, क्या वे चिरकुट मेरे इतने करीब आ गया? तेरे को ना जबरदस्ती करने के जुर्म में अंदर करवा दूंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? आखिर 16 सोमवार के बाद मिली हो तुम मुझे। देख, ज्यादा चू चपाट नहीं करने का, वरना अभी रामपुरी निकाल कर ना पूरी की पूरी तरह पेट में डाल दूंगी और आज के दिन विधवा हो जाऊंगी। इसीलिए ना बिना चू चा किए सो जा। जानता नहीं है मेरे को, लखनऊ की गुंडी हूँ, गुंडी। हे भगवान, मेरे उपवास में कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ऐसी बीवी दे दी? अरे 16 सोमवार इस जैसी गुंडी को पाने के लिए थोड़ी रखे थे। बेचारा अक्षय, उसकी 16 सोमवार वाली पत्नी उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकली, जिसके कारण वो शादी की पहली रात बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है।
अगले दिन जब राधा अपनी बहू को उठाने उसके कमरे में जाती है तो सीमा चिढ़कर बोलती है, ए बुढ़िया सोने दे, मेरी सुबह 12 बजे होती है और अभी तो 10 भी नहीं बजे। टपकियो मत उससे पहले यहाँ पे। अरे ये कैसी भाषा में बोल रही है? बहू है तो हमारे घर की, ये कोई तमीज होती है बात करने की? देख मेरे को तमीज मत सिखा, मेरे को गुस्सा आया ना तो अभी तेरे को उठा के बाहर फेंक देगी मैं। सीमा के ऐसे तेवर देखकर राधा के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है तो देखती है कि अक्षय जमीन पर सो रहा है। वो उसे उठाकर बोलती है, अक्षय तू नीचे क्यों सो रहा है? और इस लड़की के तेवर देखे, बाप रे बाप, ये है तेरे 16 सोमवार का फल। अगर 16 सोमवार रखने से ऐसी बीवी मिलती है तो आज के बाद तो कोई व्रत ही नहीं रखेगा। माँ तुमने तो अभी देखा, मैं तो कल रात से सह रहा हूँ, मुझे मारने तक की धमकी दे दी इसने तो। पता नहीं तेरे मौसा ने कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई है ऐसी लड़की का रिश्ता भेजकर। ए देख तुम दोनों माँ बेटा है ना, रोना बंद करो मेरे सामने, समझ में आ गया? वरना अभी के अभी गला काट के ना हमेशा के लिए चुप करवा दूंगी। बेटा चल बाहर चलते हैं। राधा और अक्षय बाहर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सीमा तैयार होकर आती है और ठाठ से बैठकर बोलती है, ए बुढ़िया चल खाना ला। हमारे घर में शादी के बाद खाना बहू ही बनाती है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया, तुमको ही बनाना पड़ेगा। क्या बोली रे तू? मैं खाना बनाऊं? वो भी तुम सबके लिए? दिमाग से सठिया गई है क्या उम्र के साथ साथ? अगर जान प्यारी है ना तो अभी के अभी दोनों माँ बेटा जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, वरना तुम दोनों का ये हाथ काट कर ना फ्राई करके खा जाऊंगी। अक्षय और राधा डर के मारे रसोई में जाते हैं और खाना बनाकर सीमा के आगे रख देते हैं। सीमा खाना खा रही होती है, तभी राधा आराम से सोफे पर बैठ जाती है और ये देखकर सीमा बोलती है, ए तुम दोनों क्या आराम फरमा रहे हो? हाँ चलो उठकर पूरा घर साफ करो, और जब तक कोना कोना साफ ना हो जाए ना मेरे को दिखने नहीं चाहिए तुम दोनों सोफे पे पड़े हुए। अरे बहू मैं इस उम्र में पूरे घर का काम कैसे करूँगी? तेरा ये बेटा है तो साथ में, चलो शुरू हो जाओ। राधा पूरे घर का काम करने के बाद अपने बेटे अक्षय की फूटी किस्मत पर रोते हुए बोलती है, हाय रे मैं तो मर गई, इस अक्षय की वजह से ये कैसी बला गले पड़ गई। ऐसा लगता है ये तो मेरी जान ही निकाल कर रहेगी। पता नहीं भगवान कौन से गुनाहों की सजा दे रहे हैं। पर माँ मैंने क्या किया? मैंने तो सच्चे मन से किया जो भी किया, अब उसका परिणाम गलत निकल गया तो मैं क्या करूँ? तेरा सच्चा मन? तेरे सच्चे मन ने तो मेरी कमर तुड़वा के रख दी है। माँ बातें कम करो और काम करो, वरना वो आ जाएगी। मैंने कहा था तेरे को लड़की की जांच पड़ताल कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तुझे तो अपने 16 सोमवार पर विश्वास था। जरूर तेरे ही उपवास में कोई खोट रही होगी, तभी ये डायन रूपी बहू मिली है। डायन नहीं माँ, गुंडी है गुंडी। शायद मेरी ही गलती है। पंडित जी ने कहा था कि शादी जिंदगी भर का बंधन है, इसको आंख बंद करके मत जोड़ना, लेकिन मैंने अपने 16 सोमवार पर विश्वास करके बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ तेरी ही गलती है। अरे भगवान जोड़ियाँ खुद बनाते हैं, लेकिन पहले वो तुमको मौका देते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या नहीं तुम चुन सको। लेकिन तुमने तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, तो अब भुगतो अपनी ये 16 सोमवार वाली पत्नी को। किसी ने सही ही कहा है, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। लेकिन अक्षय ने सब कुछ भगवान भरोसे और अपने 16 सोमवार के व्रत भरोसे छोड़ दिया था, जिसके कारण बिना जांच पड़ताल किए एक गुंडी बहू उनके घर आ गई। इसीलिए भगवान पर श्रद्धा रखिए, लेकिन शादी जैसे फैसलों में जल्दबाजी ना करिए। कोमल एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता कृपाल, माता कौशल्या और छोटी बहन दिव्या रहती थी। कोमल की शादी देव नाम के लड़के से हो जाती है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। देव के परिवार में उसकी माँ रेखा, पिता किशोर और छोटा भाई दीपक था। दीपक एक नंबर का बिगड़ेल, बदतमीज और अय्याश किस्म का लड़का था। ऐसे ही एक सुबह, बहू अरे कहाँ रह गई? जरा देख कब चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी अभी आई, ये लीजिए माँ जी, चाय पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन देव घर आकर सबको बताता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब वो वहीं जाकर काम करेगा। देव के जाने के बाद उसकी माँ रेखा अपनी बहू कोमल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। बेचारी कोमल
अपनी शराफत के चलते कुछ नहीं कहती और ऐसे ही एक दिन उसकी छोटी बहन दिव्या उससे मिलने आती है। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या अपनी बहन की पीठ पर हाथ रखती है तब कोमल की दर्द से आह निकल जाती है। दिव्या उसकी पीठ देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोमल की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान हैं। तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दीदी दीदी ये सब कैसे? किसने किया आपके साथ ये सब? बताओ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहीं आपकी उस सास ने तो नहीं किया ये सब? तुझे मेरी कसम है दिव्या, अगर तूने किसी से कुछ भी कहा। दिव्या अपनी बहन की कसम देने के कारण ऐसा कुछ नहीं करती। शाम को कोमल का देवर दीपक शराब के नशे में घर आता है तो वहीं दिव्या किचन में पानी पी रही होती है। दीपक वहां पानी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसी वक्त उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आकर उनसे पूछते हैं, अरे बेटा दीपक, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पानी पीने आया था। गलती से इसके ऊपर हाथ लग गया तो इसने मुझे चांटा ही मार दिया। झूठ बोल रहा है ये, इसने जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी की है। कोमल अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है और उससे बात करती है। दीदी दीदी कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो, उस दीपक ने मुझे गलत तरीके से छुआ। दीदी मैं जानती हूँ दिव्या कि तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ हमारी बात मानने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता और वो हर पल दिव्या से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए एक रात वो अपने एक दोस्त अमर के साथ मिलकर दिव्या के कमरे में घुस जाता है और उसके मुंह हाथ बांधकर उसका रेप कर देता है। वो दोनों दिव्या को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सुबह कोमल उठकर उसके कमरे में जाती है और जब वो अपनी बहन को इस पीड़ित हालत में देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और जोरों से चीखती है, हे भगवान! दिव्या दिव्या ये क्या हो गया तुम्हें? उठो दिव्या, उठो। दीदी दीदी दीपक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर ये सब। वो तुरंत दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो घर आ जाती है और जाते ही दीपक को जोर से चांटे मारना शुरू कर देती है। उसके सास ससुर वहां आ जाते हैं और कोमल को रोककर उससे पूछते हैं, ये तू क्या किए जा रही है? पूछिए इससे कि इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी बहन के साथ क्या किया। अरे हमें इस बारे में सब पता है, बस अब घर की बात को घर में दबा दो, वही बढ़िया है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप पापा जी? मेरी बहन दिव्या के साथ इतना कुछ हो गया, वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आप कहते हैं कि मैं इस बात को यही दबा दूं? हाँ दबा दो। अरे ये जवान लड़का है और जवानी में तो कभी कभी खून खौल ही जाता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है, मेरे घर वाले पैसे नहीं, अपना मान सम्मान और अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हैं और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगी। मैं चीख चीख के अदालत में सबको बता दूंगी कि आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया। कोमल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेखा और दीपक उसका रास्ता रोक लेते हैं। दीपक उसे पकड़ता है। उसकी सास रसोई से चाकू लेकर आती है और दोनों मिलकर उसकी जीभ काट देते हैं। वो बेचारी दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर रहम नहीं करता और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दीपक और उसका दोस्त अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर दिव्या को भी मौत की नींद सुला देते हैं।
कोमल बेचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोमल का पति देव दूसरे शहर से वापस अपने घर लौट आता है। कोमल जैसे ही उसे देखती है वो जाकर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका एक भी इशारा नहीं समझ पाता और उससे कहता है, अरे कोमल, ये इशारों में क्या बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? तब कोमल उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है, जिसे देखकर देव को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है, कोमल, ये सब कैसे किसने किया ये सब? कोमल पास ही रखा पेन और पेपर उठाती है और लिखकर अपने पति को सब बताती है, जिसे पढ़ने के बाद देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उठकर अपने घर वालों के पास जाता है। माँ! अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कोमल को हाथ भी लगाने की? अरे तुझे पता भी है हमने ऐसा किया क्यों? हाँ, मुझे सब पता है। आप लोगों ने अपने मुजरिम बेटे को छुपाने के लिए एक मासूम को जान से मार दिया और एक की तो जुबान ही काट दी। तो तू क्या चाहता है? हम तेरे भाई और अपने बेटे को जेल भेज देते, उसे फांसी पर चढ़ा देते। मत कहिए मुझे अपना बेटा और इस मुजरिम का भाई। आज से मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और हाँ, अब अपने इस बेटे को जिंदगी भर जेल के पीछे या फांसी पर टंगते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद देव अपनी बीवी कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर दीपक और उसके दोस्त की कंप्लेंट लिखवाकर अदालत में केस दर्ज कर देता है, जहां वकीलों की कड़ी बहस होती है और सबूतों के बाद दीपक और उसके दोस्त को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही दीपक के माता पिता को भी 10 साल की सजा हो जाती है और इस तरह देव अपनी साली दिव्या को इंसाफ दिलाता है और जिंदगी भर अपनी पत्नी का साथ देता है। खुशबू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक बुरी आदत थी। वो खाने में कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिसकी वजह से वो बदबूदार पाद मार देती थी। वो अक्सर ही लोगों के बीच में ऐसा किया करती, साथ ही इसका इल्जाम किसी और के सर पर डाल दिया करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो अजय नाम के एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी खुशबू एक बदबूदार पाद मारती है। हाय हाय, कौन है ये? क्या हुआ अजय? अरे यार, किसी ने इतनी गंदी बास मार दी, सारा मूड खराब कर दिया। छी, तुम्हें नहीं आ रही क्या बदबू? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। वो लोग दोबारा बात करने लगते हैं कि तभी अचानक खुशबू जोरदार आवाज के साथ एक और पाद छोड़ देती है। आसपास के सभी लोग और अजय उसे देखने लगते हैं। खुशबू शर्मिंदा हो जाती है और अजय उससे कहता है, अच्छा तो ये सब तुम कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने ही पाद मारा था ना? सच सच बताओ, कसम खा के बताओ। वो अजय मेरी बात तो सुन लो। क्या है? क्या सुनूं? इतना जो सुंघा दिया है मुझे, बेहोश हो गया हूँ मैं। अजय उठकर वहाँ से जाने लगता है। खुशबू उसे रोकते हुए पूछती है, अरे अजय क्या हुआ? रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी कुछ देर यहाँ रुका ना मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अजय वहाँ से चला जाता है। खुशबू को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। खुशबू के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं और उसके लिए कमल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों बाद कमल अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उसके घर आता है।
खुशबू की माँ कविता पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है ताकि अगर खुशबू गलती से भी पाद मारे तो किसी को भी बदबू न आए। उसके पिता संजीव लड़के वालों का स्वागत करते हैं। नमस्कार बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहन जी, वैसे आपका घर बहुत महक रहा है, क्या बात है? जी हाँ, वो दरअसल हमारी बेटी खुशबू का कमाल है। तो आप बुला भी लीजिए अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखें। जी जी जरूर। अरे बेटी खुशबू, अरे जरा चाय तो पिलाओ। खुशबू ट्रे में चाय लिए आती है और उसे देखकर कमल के दिल में तितलियां उड़ने लगती है। सुजाता उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह वाह बहन जी, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा पाया। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस शादी करवा दीजिए। तभी खुशबू को एक तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद आता है, पर किसी को भी रूम फ्रेशनर होने के कारण बदबू नहीं आती। लेकिन उसकी आवाज के कारण सुजाता कहती है, अरे अरे बहन जी, ये आवाज कैसी थी? वो क्या है कि हमारी ये जो कुर्सियाँ है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, इसीलिए इनमें से आवाज आती है। मुझे लगा शायद किसी ने पाद मार दिया। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर में और कोई पाद मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुजाता उनसे कुछ नहीं कहती और रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद खुशबू अपने ससुराल चली जाती है और उसके पादने की दिक्कत के कारण पूरे घर में बदबू हो जाती है, जिसके चलते उसकी सास काफी ज्यादा परेशान होती है। और ऐसे ही एक दिन उसकी सास पूछती है, बेटा मुझे ना समझ नहीं आ रही, ये सारे घर में बदबू से क्यों फैल रही है इतनी? वो माँ जी, बात ये है ना कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मैंने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं, तो मैंने जल्दी से ना चूहे मारने की दवाई रख दी जगह जगह। अब वो चूहे दवाई खाकर मर रहे हैं, तो इसीलिए बस बदबू सी फैल रही है सारे घर में गंदी। आए हाय, नास पीटे चूहे, इनकी वजह से मेरा पूरा घर कचरा बन गया है। माँ जी, आप एक काम कीजिए ना, मार्केट से जाकर एयर फ्रेशनर ले आइए और उसे पूरे घर में लगा दीजिए, ताकि ये गंदी सी बदबू है ना बंद हो जाए। हाँ हाँ बहू, तो सही कह रही है, मैं आज ही बाजार से जाकर ना एयर फ्रेशनर लाती हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी इस बदबू में। सुजाता उसी वक्त बाजार से एयर फ्रेशनर लाकर उसे पूरे घर में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर बदबू खत्म हो जाती है। पर खुशबू की पाद मारने की दिक्कत खत्म ही नहीं होती, जिसके चलते उसकी सास पूरा दिन अपने घर में एयर फ्रेशनर रखा करती, ताकि अगर कहीं से भी बदबू आए तो वो तुरंत उसे खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन खुशबू किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुजाता कुछ सामान लेने आ जाती है। अरे बहू, तूने वो नमकीन का पैकेट देखा क्या? हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। हाय हाय मेरी कमर, बेटा जरा तू ही निकाल दे। जी माँ जी। खुशबू जैसे ही नमकीन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसका तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद निकल जाता है। उसकी सास को पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को वो चूहे मरने के कारण झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू ही फैला रही थी। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू से कहती है, जी जी जी, तू है वो जो पूरा घर में खा रही है और नाम चूहों का लगा रही है। आए जी, वो माँ जी, मैं वो जी, क्या ये वो लगा रखा है तूने? मैं सब समझ गई। अरे तेरा नाम खुशबू है और घातक बदबू फैला रही है मेरे घर में। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुझ जैसे पद्दू पहलवान को अपनी बहू बना लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ,
मेरी इस बीमारी के चलते मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने ये बात छुपाई ताकि मेरी शादी हो सके। अरे चिच्ची, तेरे माँ बाप ने तो शादी करवा दी, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। जहाँ जाती है खुशबू फैला देती है अपनी। शर्म मरम है कोई? पब्लिक प्लेस में ऐसा करेगी तो कोई क्या कहेगा? मेरे खानदान को ना तू मुंह दिखाने लायक न छोड़ेगी। खुशबू रोती हुई वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब कमल घर आता है तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो चकित रह जाता है और कमरे में खुशबू से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले से ही रो रही होती है। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ खुशबू? तुमने अपनी पाद मारने की दिक्कत को हमसे छुपा कर रखा। अरे भाई आखिर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मैंने आपसे भी ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप सबको इस बारे में पता चल गया तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे कोई बात नहीं खुशबू, जो हो गया सो हो गया। तुम मेरी जीवन साथी हो खुशबू, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक तुम्हारे बदबू फैलाने की बात, तो वो भी हम हल कर लेंगे। वो क्या है ना, हम पूरे घर में एयर फ्रेशनर लगवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कमल अपनी बीवी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं और साथ ही साथ बाहर का खाना, मिर्च मसाले, सोडा आदि चीजों का सेवन करने के लिए सख्त मना कर देते हैं। थोड़े ही दिनों में उसकी ये पाद मारने की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति कमल और सास सुजाता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पाद मारने वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से पटाखे फोड़ती हो? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।